कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 मङ्गलानि भवन्तु हरिः ॐ। धन्यवाद संचालक महोदय। अभी हम सभी कॉलेज प्रांगण के ओशो सभागार में उपस्थित हैं। मैं हमेशा से जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इनको फेसबुक पे फॉलो करता रहता था और जब भी कोई पोस्ट आती है उसको पढ़ता भी रहता हूँ। हालांकि जो विषय है वह विषय मेरे लिए थोड़ा अछूता है और एक पिपासा थी कि इससे संबंधित जानकारी मुझे भी प्राप्त हो और जो मेरे छात्र हैं उन सभी को प्राप्त हो। आते ही सर ने कहा कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है कारपोरेट जगत में, शायद ये प्रभाव लुक का होगा कि कहीं ऐसा कन्फ्यूजन रहा होगा। एक दो मुलाकात है छोटी सी, बहुत ही सहज, जितना ही सहज कहा जाए वो कम ही होगा। स्वभाव बहुत ही ज़्यादा मृदुल है और कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आगे बढ़ा जाए तो वो सभी जानकारी हमें आपसे प्राप्त होती है। अभी मैं इस मंच के माध्यम से जो विषय है स्थानीय बाजार में युवाओं के लिए अवसर, यह विषय बहुत छोटा विषय नहीं है। बात चल रही थी विगत दिनों में कि आखिर जब ये विषय कॉन्सेप्ट आया, संकल्पना आई, तो थोड़ा मैं भी सोच रहा था कि भाई स्थानीय बाजार में क्या अवसर हो सकता है। सर ने एक बात कही कि हम लगभग 75 साल से सोच ही रहे हैं और आगामी 200 साल तक सोचते रहेंगे। सरकारें भी कोई इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर पा रही है चाहते हुए,
तो अब इससे हम सभी परिचित होंगे कि कितना जल्दी स्थानीय बाज़ार में हमारा यंग यूथ आगे आ सकता है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप यहाँ अपने व्यस्ततम समय में से, जो भी निचलौल में जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोग कार्यक्रम लेने के लिए आपके पास जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि सभी को कार्यक्रम मिल पाता है। हम सभी अभिभूत हैं कि आप इस कैंपस में आज मौजूद हैं। इसके लिए मैं आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ खड्डा कॉलेज से आए हुए बीकॉम विभाग के विभागाध्यक्ष और आदरणीय प्राचार्य जी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय को स्वागत के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि हम सभी बहुत हर समय और हर पल आपके लिए लालायित रहते हैं कि आपका समय हमें प्राप्त हो। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस सदन में हम उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हम युवाओं की मूलभूत समस्या अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी तरह की शख्सियत हम सभी के बीच में है। युवाओं में, स्थानीय बाजार में युवाओं के लिए अवसर, जिस विषय पे बात होनी है, मुझे लगता है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यक्ति के लिए भोजन। मैं बहुत समय तक आप सभी के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं विषय परिवर्तन के लिए प्राचार्य जी खड्डा श्री दीपक मिश्रा जी को इस मंच पे बुलाना चाहूँगा। आदरणीय दीपक सर। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अभिषिचित सरस्वती देवी पीजी कॉलेज निचलौल महाराजगंज के ओशो सभागार में आज स्थानीय बाजार में युवाओं के लिए अवसर विषयक सेमिनार में उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आदरणीय श्री पंकज गांधी जायसवाल जी, मंच पर आसीन प्राचार्य जी सरस्वती देवी पीजी कॉलेज निचलौल महाराजगंज, उप प्राचार्य जी, मंच के समक्ष उपस्थित आदरणीय गुरुजन, प्रिय छात्र छात्राओं, आज जिस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं वह राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र की सेवा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जब किसी देश का आर्थिक तंत्र इस तरह कार्य करे जिसमें सभी की भूमिका हो, सबके पास पर्याप्त क्रय विक्रय की शक्ति हो, तब वह देश जिसमें 140 करोड़ लोग निवास करते हैं, उस देश के युवाओं के ऊपर एक बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है, अपने आप आ जाता है। हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ की जनसंख्या ऐसी है जो कामकाजी है, जो काम करने में सक्षम है, अगर बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए तो। और उसमें भी लगभग 40 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो 15 से 30 वर्ष की आयु के बीच हैं। 15 से 30 वर्ष की आयु के बीच के हमारे देश के सभी युवाओं के लिए यह प्रश्न खड़ा है कि स्थानीय बाजार में कैसे हम अपने करियर को स्थापित करें, कैसे अपने करियर को बूम करें। इसके लिए तरह तरह से सरकार नीतियां बनाती रहती हैं। सरकारी नीतियों में आपको प्रोत्साहन दिया जाता है। कई जगह ऐसी समस्याएं आती हैं जहां ढांचा नहीं है, जहां कच्चे माल नहीं है, जहां संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। आप सभी के जीवन में अपने अपने संघर्ष हैं, आपकी अपनी अपनी कहानी है। आप कई बार सोचते हैं कि हम करियर के किन विकल्पों की ओर जाएं। कोई बीएड कर रहा है, कोई डीएलएड कर रहा है, किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। लेकिन हम सभी के पास इस विशाल वैविध्यपूर्ण भारतीय बाजार में प्रचुर संभावनाएं हैं कि हम काम कर सकें। स्थानीय बाजार में स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कौन कौन से काम किए जा सकते हैं,
कैसे बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, कैसे नए स्टार्टअप किए जा सकते हैं, कैसे हम पूंजी, छोटी छोटी पूंजी का निवेश करके एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं या हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन दुबे सर प्रायः यह कहा करते हैं कि इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि हमारी पुरानी परंपराओं में जब घर में शादी विवाह पड़ता था तो उससे किस किस को रोजगार मिल जाता था, वो रोजगार कैसे कनेक्ट करता था दूसरे रोजगारों को और फिर उससे ढेर सारे लोगों के घरों में पैसा पहुंचता था। कैसे एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस से तीसरा बिजनेस जुड़ा होता है, इसको विवाह की परंपरा के अलावा हमारे उत्सवों से भी समझा जा सकता है। हमारा देश उत्सव धर्मी देश है। कितने सारे फेस्टिवल आते हैं, कितने सारे त्यौहार ऐसे आते हैं जब हम लोग खरीदारी करने जाते हैं, खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसके आधार पे बाजार का निर्धारण होता है। भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति है, तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में स्थानीय बाजार में युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी होती जा रही है। जब तक हम इस भ्रम में रहेंगे, इस गफलत में रहेंगे कि कोई फरिश्ता आएगा और हम सबको पैसे से भर देगा, हमारा कोई ऐसा कैरियर बन जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता, तब तक हम डिपेंड रहेंगे सरकारी नीतियों के। सरकार आपको प्रोत्साहित कर सकती है लेकिन वो आपके अंदर समा नहीं सकती। आपको अपने स्किल, जो कई तरह के हो सकते हैं, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम सीख के तुरंत अपने आय को बढ़ा सकते हैं या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना या स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम चला रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो आपको संकेत कर रही हैं कि भारतीय बाजार को आप समझिए, आज की भारतीय बाजार की ज़रूरतों को समझिए, भारत को एक विशाल विराट आर्थिक महातंत्र बनाने में आप सभी का क्या योगदान है। इस विषय पर एक विशद चर्चा के लिए आज हम सभी के बीच श्री पंकज गांधी जायसवाल जी उपस्थित हैं, जो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास वो सारे व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, हम आज उनको सुनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बिल्कुल भी समय नहीं लेना चाहूँगा और मैं आग्रह करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि जी से कि आप आएँ और हम सभी आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। तो आदरणीय श्री पंकज गांधी जायसवाल जी। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? ऑडिबल? आवाज़ पीछे तक आ रही तो हाथ उठा दीजिएगा। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 1:45 हो रहा है, तो आप लोग सुनने की पोजीशन में हैं कि नहीं है, क्योंकि खाना खाने का समय है। हो सकता है बहुत से लोग तो 25 मिनट 30 मिनट तक का समय है कि नहीं है? नहीं है ना? अच्छा ठीक है, क्योंकि ये हमारे ऊपर बड़ा मानसिक दबाव रहता है जब कार्यक्रम लेट शुरू होता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं और पुलिस भी एक अप्रोच अपनाती थी। जैसे हम लोग जब स्ट्राइक करते थे, जब अभी 11-12 में पढ़ते थे, तो उसको मालूम था कि 2 बजे के बाद सब भाग जाएंगे, तो जो है वो 12-1 बजे लाठीचार्ज चालू करती थी कि 2 बजे से सब भाग ही जाएंगे। तो वो भी निश्चिंत रहती थी कि 2 बजे के बाद बच्चे रुकते नहीं हैं स्कूल में और 2 बजने जा रहा है। तो एक तो लेट शुरू करने के लिए मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, 10-15 मिनट मेरी तरफ से ही लेट हो गया। और ये जो समय है जो है, ये हो सकता है कि पीड़ादायी समय हो, क्योंकि पेट कुलबुला रहा हो तो ज्ञान की भाषा जो है समझ में नहीं आती है। और ये लाइफ की रियलिटी है कि भूखे भजन न होए गोपाला, और भूखे आदमी को बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूँगा। कार्यक्रम की शुरुआत में इस स्कूल के संस्थापक आदरणीय पवन दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि हर साल 2-3 साल पे बैच बदल जाता है और हर बार नए बच्चे आते हैं, और हर बार मैं यही कहता हूँ कि हम लोग शायद सिब्बल लाल सक्सेना जी को नहीं देखा है जब उन्होंने इस क्षेत्र में
शिक्षा की अलग जगह है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हमने अपने जीवन काल में, हमारे जीवन काल के सिब्बल लाल सक्सेना जी को देखा है, और उन्होंने सिर्फ लाभ की दृष्टि से नहीं, इस क्षेत्र में, इस पूरे महाराजगंज के क्षेत्र में, बगल में कुशीनगर के क्षेत्र में शिक्षा जो है सबको पहुँचे, सुलभता से पहुँचे, और ख़ास करके कन्याओं को पहुँचे, महिलाओं को पहुँचे, लड़कियों को पहुँचे, उस पर काफ़ी काम किया है। अदरवाइज मैं 90, 91, 92 का दौर था जब एक ही डिग्री कॉलेज था, महाराजगंज डिग्री कॉलेज, तो यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने जाती थी तो सिर्फ एक तो सारे लोग जा नहीं पाते थे, ग्रेजुएशन कर नहीं पाते थे, और कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन कर भी लिया तो सरकारी बस से डेली कौन जाएगा, जब बस की भी व्यवस्था उतनी नहीं थी, तो लोग एडमिशन करा लेते थे और खाली परीक्षा देने जाते थे। ऐसी परिस्थितियों में डिग्री कॉलेज को आपके दरवाजे पर ला के खड़ा करने का काम पवन दुबे जी ने किया है, उसके बाद बाकी लोगों ने शुरू किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अग्रज श्री सुनील पांडे जी हमारे कक्षा में वरिष्ठ भी रहे हैं, हमसे सीनियर भी रहे हैं, और एक पढ़ने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में इनकी हमेशा पहचान रही है, और उसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए ऐसा व्यक्ति आपका प्राचार्य है, तो एक अच्छे आदमी के हाथ में जो है एक मार्गदर्शन का काम पवन जी ने दिया है, तो सुनील जी को मैं अपने तरफ से प्रणाम कहूँगा। श्री दीपक मिश्रा जी, प्राचार्य खड्डा कॉलेज, आपने जो हमारे संबंध में बोला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आदित्य सिंह जी हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, हमारा फेसबुक पे जो है अकाउंट पंकज गांधी जायसवाल के नाम से है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच संचालन कर रहे श्री ब्रिजेश उपाध्याय जी, जिन्होंने इतनी मेहनत से जो है मैंने कल्पना नहीं की थी, और एक मेरे लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्री बनाया है, तो ये हो सकता है कि आपके हाथ में ये यश आया हो डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करने का, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं, ये विषय पे जो है हमको सुनने के लिए आए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप सबको भी धन्यवाद। और विषय पे तो मैं 1 मिनट बाद आऊँगा। डॉक्यूमेंट्री देखते हुए जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो संयोग से जो इन्होंने पहली तस्वीर डॉक्यूमेंट्री की चुनी थी, वो अभी 20-25 दिन पहले आपने श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का नाम सुना होगा, सुना है ना, और गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी नाम सुना होगा। ये उनके द्वारा स्थापित कॉलेज है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की है, जिसके तहत महाराष्ट्र में अच्छे और बड़े स्कूल चलते हैं, जिसमें एक फर्गूसन कॉलेज भी है। फर्गूसन कॉलेज भी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तहत आता है, BMCC है, कीर्ति कॉलेज है, तो ये उनकी सोसाइटी द्वारा स्थापित एक संस्था के कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, तो वो संबोधन वाला आपने फ़ोटो चुना है, तो मुझे लगता है कि हम जब संबोधन दे रहे होंगे तो हमारे पीछे से लोकमान्य तिलक जी और गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी प्रताप हमारे साथ है, ऐसे समय में जब कल जो है 15 अगस्त है, तो ये बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया है जिसने भी किया है, पहली शुरुआत काफ़ी अच्छी है। दूसरा, कल 15 अगस्त है, तो एक सबके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि पंकज जी आप तो जायसवाल हैं, पंकज जायसवाल। सुनील जी ने भी पूछा पंकज गांधी जायसवाल क्यों रखते हो, और एक दुबई से मेरे दोस्त आए, जब हमारे घर में गए पापा से पूछे कि पंकज गांधी जायसवाल जी का घर है, बोले कौन पंकज गांधी, ये कौन गांधी, अरे बोले अरे आपके लड़के, बोले तो पंकज जायसवाल है, बोले नहीं वो बाहर पंकज गांधी जायसवाल है। तो मेरे पिताजी भी पूछे अरे तुमने गांधी क्यों लगा लिया बीच में, तो गांधी जी को मैं पहले नहीं जानता था बहुत ज़्यादा, जब मैं ग्रेजुएशन करता था तो एक प्रचलित जो अवधारणा थी गांधी जी को लेके, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है, कोई आलोचना करता है, इस तरह की भाषाएं थी। कल जो भी 15 अगस्त है तो उसका रेफरेंस मैं 1 मिनट बताता हूँ। तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी उनके खिलाफ भी किताबें पढ़ी, जैसे हंसराज रहबर ने अगेंस्ट, पहली किताब तो मैंने उनके खिलाफ की पढ़ी थी, हंसराज रहबर की गांधी बेनकाब। 2-3 किताबें और पढ़ी जो उनकी आलोचना में लिखी थी। फिर मैंने गोपाल गोडसे की भी किताब ढूंढ के पढ़ी, जो गोपाल गोडसे ने गांधी जी को लेकर लिखी थी। फिर मैंने सत्य के प्रयोग में पढ़ी, सत्य के प्रयोग मैंने सबसे लास्ट में पढ़ी। सबसे पहले मैंने आलोचकों की किताब पढ़ी, गोपाल गोडसे की किताब पढ़ी जो नाथूराम गोडसे के भाई थे। फिर मैंने गांधी जी के द्वारा लिखी हुई सत्य के प्रयोग कहानी पढ़ी। फिर मुझे लगा इस बंदे में बहुत दम है गांधी, और जो उनकी किताबें आप पढ़ेंगे
एक छात्र जीवन के लिए सीखने के लिए, और वो भी हम जैसे लोगों के सीखने के लिए जो एकदम ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं और हम लोग के अंदर शर्म और झिझक बहुत है। हम कहीं खड़ा होते हैं तो हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं, हम दिखने में भी कमज़ोर दिखाई देते हैं। इन सब के आदर्श प्रतिमूर्ति गांधी जी हैं और हम उनको अपने आप में अक्स देख सकते हैं। वो एक बहुत बड़े तो वकील नहीं है, बहुत लंबे चौड़े तगड़े, बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं है। एक दुबला पतला कृषिकाय व्यक्ति जब पहली बार जज के सामने मुकदमा लड़ने जाता है अपने किसी क्लाइंट का, तो जज के सामने देख के उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और आँख के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। उसकी पहली हीयरिंग है ये, उस व्यक्ति की पहली हीयरिंग है। वो जज का सामना नहीं कर पाता है, उस शर्मा के, घबरा के, जैसे हम स्टूडेंट लोग भाषण देने अभी किसी को बुलाएं तो यहाँ कांपने लगता है, कई बार पैर हिलने लगता है। ठीक उसी तरह से उनके साथ प्रक्रिया हुई और उनको टांग कर ले जाया गया, बेहोश हो गए कोर्ट में। वो व्यक्ति वहाँ से उठता है, वो व्यक्ति वहाँ, वो शर्मीला व्यक्ति वहाँ से उठता है और उस समय काल में सबसे अजेय सत्ता, जिसके कई देशों में राज्य था, जिसको बोलते थे कि सूर्य नहीं जिसके राज्य में डूबता, उसको चुनौती देता है। और उसको चुनौती ऐसा नहीं सामने से जाए, युक्ति संगत तरीके से उसके पास जो उपलब्ध संसाधन थे, रिसोर्सेस, उसको चुनौती देता है। और इसका प्रमाण हम ऐसे मान सकते हैं कि आज भी विश्व के कई देशों में उस गांधी की प्रतिमा है। तो कुछ तो किया होगा, किसी के जीवन में बदलाव तो लाया होगा। तो जो व्यक्ति किसी के जीवन में बदलाव लाता है वही महान बनता है। इसलिए मुझे लगा कि महाराष्ट्र में एक कल्चर है कि बीच में लोग पिताजी का नाम लगाते हैं और हमारे यहाँ कल्चर नहीं है यूपी में। तो चूँकि मैं महाराष्ट्र में था तो जब भी लोग पूछते थे क्या नाम है तो मैं बोलता था पंकज जायसवाल। नहीं पूरा नाम बताओ, मैं बोलता पंकज जायसवाल। नहीं पूरा नाम बताओ, मतलब पंकज जायसवाल। वहाँ परंपरा है पिताजी का नाम लगाने की। तो फिर मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल बोला चलो राष्ट्रपिता का नाम मैं लगा देता हूँ। तो पंकज गांधी जायसवाल जो है मैंने नाम वहाँ से लगाना चालू किया और एक तरह से अपनी तरफ से एक सम्मान दिया। और हर व्यक्ति के जीवन में जो है अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं। हमारा काम है चाय की छन्नी जो है लगा देना, छान लेना, चाय पत्ती को निकाल कर फेंक देना, वो फिल्टर लगा के हमको चाय पी लेना चाहिए। अच्छी चीज़ों को ले लीजिए और कम से कम उस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है ना जिसने आपको ये बता दिया कि ये अच्छी है और ये ख़राब है। उसने अपने ऊपर प्रयोग करके ये बता दिया कि अच्छी चीज़ें ख़राब चीज़ें, तो ख़राब चीज़ों को निकाल को फेंक दीजिए। आप अपने जीवन में उतारने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अच्छी चीज़ें तो आप ले सकते हैं। तो वो उन चीज़ों से आप सीखिए। किसी का विरोध करना बहुत अच्छा है, क्योंकि विरोध नहीं करेंगे तो आप उसके बारे में जानेंगे कैसे। लेकिन विरोध करने से पहले उस व्यक्ति को पहले पढ़ लीजिए, जान लीजिए। अच्छा लगता है फॉलो करिए, नहीं अच्छा लगता है तो लिखित में विरोध करिए। ये चीज़ हमें अपने आप को जो है मेरे नाम का क्या अर्थ है, पंकज गांधी जायसवाल, मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। दूसरा जो विषय जो दिया है उस विषय पे आता हूँ। पहले तो सुनील जी ने बोला पंकज क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट का समय ले लीजिएगा, उस पर बोल दीजिएगा। बोला यार ये बड़ा टेक्निकल हो जाएगा और क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट तो फिर भी इंटरेस्टिंग है, बट क्रिप्टो करेंसी बड़ा टेक्निकल हो जाएगा और इस लेवल पे बच्चों को जो है उचित नहीं रहेगा। ये बड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज है, आईटी वाला नॉलेज है। तो इन्होंने बोला नहीं, फिर तो बहुत सोच समझ के इन्होंने ही मुझे विषय दे दिया, स्थानीय बाजार में युवाओं के लिए अवसर। उस समय मैं कुछ ऑफिस में काम कर रहा था। मैंने ठीक है बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। 2-3 दिन बाद जब मुझे यहाँ आना हुआ तो मैंने बोला यार ये विषय पे थोड़ा समझ लूँ क्या है। फिर मुझे लगा कि सुनील जी ने बहुत कठिन सब्जेक्ट हमको दे दिया, क्योंकि स्थानीय बाजार में युवाओं के लिए अवसर, ये समस्या ना तो आज की है ना तो 75 साल की है। ये समस्या करीब 200-300 साल की है। इसीलिए हमारा यहाँ से माइग्रेशन हुआ। हमारे स्थानीय बाजार में रोजगार के लिए अवसर नहीं हुए, इसलिए हमको गिरमिटिया बनाकर हम मॉरिशस गए, फिजी गए, गुयाना गए, त्रिनिदाद किए। तो शताब्दियों की समस्या का समाधान का बीड़ा उन्होंने हमारे ऊपर दे दिया। तो बड़ा कठिन, मतलब दिखने में बड़ा साधारण सा लग रहा, निबंध लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ आपको दे के नहीं जाना चाहता हूँ जो किताबी हो। क्योंकि यहाँ आपको जो है, हम यहाँ आए हैं, हम आपको एग्ज़ाम में परीक्षा के लिए कोई ज्ञान देने नहीं आए हैं, आपके जीवन की परीक्षा में ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो यहाँ हम जो भी आपसे डिस्कस करेंगे वो हम चाहेंगे कि उससे आपको लाइफ में कुछ प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले
और उसकी जो है छोटी सी एक मिनट की कहानी से मैं अपना मतलब इस सब्जेक्ट पे आने की कोशिश करूँगा। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, तो बगल में एक बनकट्टी गांव है, तो मेरे साथ एक बनकट्टी गांव का जो है लड़का पढ़ता था, बड़ा गरीब घर का लड़का था। तो एक दिन उसने बोला कि पंकज यार मुझे 10 रुपया देना। तो मतलब क्या करोगे, उसके पास फीस जमा करने का पैसा नहीं था। तो मुझे लगा वन टाइम जो है फीस जमा करना होगा, तो पैसा मांग रहा होगा। तो हम बच्चे थे उस समय, हमें भी पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा था, 3 रुपये 4 रुपये यही पॉकेट मनी था। लेकिन किसी तरह से मैं 10 रुपये का व्यवस्था किया, उसको दिया। तो वो क्या करता था, उस समय 1 रुपया किलो आलू मिलता था, 2 रुपया किलो गोभी, मतलब सब्जियां जो है 1 रुपया 3 रुपया किलो के रेंज में ही मिलती थी। मैं सन 88-89 की बात बता रहा हूँ, 88-89 में कक्षा 8 में था। वो बनकट्टी से 10 रुपये की सब्जी खरीद के लाता था सुबह। स्कूल हमारा 8 या 9 बजे से लगता था, तो सुबह वो मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल है, वहीं में पढ़ता था। सुबह स्कूल के गेट के बाहर एक बोरा बिछाता था, सब्जी रखता था, सब्जी बेचता था। और स्कूल 12 बजे 2 बजे जब भी छूटता था, बाहर बोरा रखता था, वही सब्जी जो बच जाती थी सेकंड टाइम में बेचता था। वो 10 रुपये की सब्जी जो है 15 रुपया 20 रुपया में बेचता था, क्योंकि बाज़ार में सब्जी तो बनकट्टी के रेट से मिलती नहीं है। तो रोज़ स्कूल आता था, रोज़ बेचता था। तो 5 रुपया पर डे करके महीने में 100 रुपया वो कमा लेता था। और इन्वेस्टमेंट 10 रुपये का था, कमाई जो है उसकी 100 रुपये की थी। यानी आप 10 गुना 1000% ROI निवेशक मैं था, इन्वेस्टर जो है मैं था, उसकी मेहनत थी। इस कॉम्बिनेशन से वो 100 रुपये जो है महीने कमा लेता था और अपना पढ़ाई का खर्चा, अपनी किताब का खर्चा सब निकालता था। वो कक्षा 8 के बाद हमसे दोबारा नहीं मिला, लेकिन उस लड़के से मैं बहुत सीखा कि वो उद्यमी लड़का था। उसको अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने आता था और उसको शर्म भी नहीं थी। स्कूल के सामने अपना लगाया, कमा लिया, 10 रुपये पे कमा रहा अच्छा सा। तो वो हमें अपना माइंड सेट जो है ना उद्यमी का बनाना पड़ेगा। अगर रोजगार के अवसर के अगर आप जाएंगे तो उद्यमी का माइंड सेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये विषय इसलिए भी मेरे लिए और कठिन था, एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया क्योंकि आप सब लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ आकर आपको बोलूँ कि छोटा से छोटा भी काम करें तो बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ के इसलिए रहा हूँ। पढ़ने के साथ हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है कि मुझे यही काम करना है, मुझे वही काम करना है। यही अहंकार हमको आगे चल के गरीब बनाता है। उद्यमी का सबसे पहला काम ये होता है कि अपने अहंकार को उतार कर बाहर फेंकिए। जो उद्यमी अपने अहंकार को उतार कर बाहर फेंक दिया, आप देखेंगे आपके कस्बे में या गांव में सबसे सफल उद्यमी आपको मारवाड़ी लोग मिलते हैं ना। सभी मारवाड़ी लोगों के पास जाइए, एक चीज़ आपको दिखेगा, उनके अंदर कभी घमंड आपने देखा है? कभी आप घमंड नहीं पाएंगे, मृदु भाषी पाएंगे आप, किसी भी लफड़े में नहीं पाएंगे आप, किसी भी झगड़े में नहीं पड़ते हैं। उनको मालूम है कि अगर मैं झगड़े में पड़ा तो मेरा 2 दिन खाएगा, झगड़ा 2 दिन खाएगा, झगड़े का तनाव महीना भर खाएगा, और झगड़ा थाने में चला गया तो मुकदमा हो गया तो 1-2 साल खाएगा। वो किसी भी विवाद में नहीं पड़ते हैं, किसी भी अहंकार में नहीं पड़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी मारवाड़ी समाज है। किसी भी बिजनेस में आप चले जाइए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा उद्यमी मारवाड़ी समाज है, मुस्लिम धर्म में बोरी समाज है, यहूदी में यहूदी लोग हैं। सबका एक ही, पंजाबी आप देखेंगे धनी पाएंगे आप, सिंधी आप देखेंगे धनी पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी धर्म को करने में शर्म नहीं है। तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग खुला हो, आप अच्छे और बुरे का भेदभाव कर सकें। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हमको कॉलर टाइट करके रहना है। तो पहले तो इस मेंटालिटी से अगर आप बाहर निकलेंगे तभी आप रोजगार के अवसर के बारे में सोच सकेंगे। दूसरी बात, इस स्कूल की स्ट्रेंथ सालाना 2000 होगी, 3000 होगी, और 15 साल से अगर स्कूल चल रहा है, 3000 गुणे 15 कर दीजिए, 45,000 ग्रेजुएट तो इसी स्कूल से निकले हैं, और ऐसे तमाम स्कूल हैं। तो किसी भी देश की व्यवस्था या किसी भी राज्य सरकार की व्यवस्था इतने लोगों को नौकरी देने की नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें कि हमें सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय समाजवादी मॉडल था, हमारे पास पैसे नहीं थे और हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगा पाते थे, तो नेहरू जी ने समाजवादी मॉडल की स्थापना की क्योंकि उस समय में साहस की कमी थी। उस समय सरकारी नौकरियों की व्यवस्था थी,
लेकिन आज के देश में दशा में जब पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी रोजगार के रूप में एक बड़े साधन के रूप में बाहर निकल के आया है। और मैं बताऊं आज के डेट में यहाँ पर तो लोग सरकारी नौकरी को प्रेफर करते हैं, बड़े शहरों में लोग सरकारी नौकरी से ज़्यादा निजी नौकरियों में प्रेफर करते हैं। कारण कि बहुत अच्छा अगर आप सरकारी नौकरी में काम करेंगे तो भी आपका प्रमोशन होना है, और नहीं भी काम करेंगे तो भी आपका प्रमोशन है। ये तीनों लोग हैं, तीनों लोग में से वो बहुत बढ़िया तेज़ दौड़ते हैं, ये कम तेज़ दौड़ते हैं और ये दौड़ते ही नहीं हैं, लेकिन उनके प्रमोशन का स्पीड एक होगा। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर वो बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं तो हर साल रिव्यू होता है। अगर उनकी सैलरी 2 लाख रुपये महीने है तो रिव्यू होकर उनका 5 लाख रुपया कर देगा, और कम दौड़ रहे हैं तो इनका 3 लाख कर देगा, नहीं दौड़ रहे हैं तो बोलेगा 2 लाख पे ही रहो। तो आपके टैलेंट के हिसाब से इनकम बढ़ता है। मैंने बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा है वो सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट में आए हैं क्योंकि उनके अपने परफॉर्मेंस पे पैसा चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा सरकारी नौकरी बुरी नहीं होती है, लेकिन अपने आप को उस माइंडसेट से बाहर निकालिए कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी होता है। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान, बुरा गणित को हम समझें, अच्छे बुरे को समझें और सही समय पर निर्णय लें। ये समय जो एग्ज़ाम का है तो बहुत आसान सा समय होता है। आपको एक मोटी सी किताब पढ़नी है, परीक्षा पास हो जाना है। लाइफ टाइम में आपके लाइफ में जब गलती होगी तो आपको करोड़ों का नुकसान होगा, लेकिन उसका फाउंडेशन वो करोड़ों का नुकसान ना हो, इसलिए आज हमको पढ़ाया जाता है। मैं भी सीए हूँ, मैंने भी बिजनेस करने का एक बार सोचा और मैंने एक ऑनलाइन जो है फूड ऐप का लॉन्च किया और उसमें मुझे 1 करोड़ का नुकसान हो गया। उस पूरे फूड ऐप को चलाने में मैंने 3 क्लाउड किचन खोला था मुंबई में। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं MBA कर लिया होता तो शायद मैं इस 1 करोड़ के नुकसान से बच जाता, और MBA की कॉस्ट 5 लाख 6 लाख थी। तो शिक्षा का ये महत्व होता है कि आपको भविष्य के नुकसान से बचाती है। तो शिक्षा को इस लिहाज से आप करिए कि हम भविष्य में जब कुछ करने जाएं तो ये हमको होने वाले नुकसान से बचाए। उस हिसाब से हमको शिक्षा को लेना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अब हम आते हैं स्थानीय बाजार में युवाओं के लिए अवसर। तो आप सोचते होंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सुनील जी ने जैसे टफ विषय दिया, इसके चक्कर में मैंने दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल पढ़ लिए, क्योंकि बड़ा ही शताब्दियों की समस्या है। एक स्थानीय बाजार में हम रोजगार को जो है कैसे डेवलप करेंगे, शताब्दियों की समस्या है। इस पर एक रिसर्च का काम आपने हमें दे दिया, इस पर रिसर्च करके जो है हम आपके सामने एक सलूशन देने की कोशिश करेंगे। फिर भी हमारे पास बहुत संभावना है। हम जब स्थानीय मार्केट करते हैं तो मैं पूरा जिले को लेता हूँ। ये पूरा जिला जो है मेरा स्थानीय एक बाजार समझ लीजिए। इसकी आबादी कितनी होगी? आबादी कितनी होगी? 20 लाख, 15 या 20 लाख। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 50 किलोमीटर होगा। 50 किलोमीटर ऐसे, 50 किलोमीटर ऐसे कर दे तो भौगोलिक क्षेत्रफल ऐसे ही होगा। 20 लाख की आबादी, 50 बाई 50। आप एक बहुत बड़े मॉडल बन सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। मैं बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। मॉरिशस का नाम सुना है? मॉरिशस एक देश है। मॉरिशस को कहाँ के लोग बनाए हैं? यूपी और बिहार के लोग बनाए हैं। यूपी और बिहार में कहाँ के लोग? यही गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बलिया, पश्चिमी बिहार, यही के लोग जाके मॉरिशस में बनाए हैं। मॉरिशस की आबादी 12.5 लाख है, ओनली 12.5 लाख। एक बार उनके राजदूत थे इंडिया में, कमिश्नर बोलते हैं, हाई कमिश्नर, उनसे मैंने पूछा कितना बड़ा है मॉरिशस? बोले पंकज जी बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे तो समुद्र में घुस जाएंगे, इतना ही बड़ा है। 45 किलोमीटर की उसकी स्ट्रेच में लंबाई है, 45 किलोमीटर की स्ट्रेच में लंबाई है। अब 50 किलोमीटर का ऐसे मान लीजिए। आप जब दुनिया का नक्शा देखेंगे उसमें डॉट भी नहीं दिखता है, मॉरिशस डॉट में भी नहीं दिखता है, लेकिन चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश। वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता है, वो डेवलपिंग कंट्री में आता है। वहाँ आप जाकर देखेंगे तो एक तरह से पूरा विकसित देश दिखेगा, जबकि उसकी आबादी जो है सिर्फ 12.5 लाख है और क्षेत्रफल महाराजगंज जिले के बराबर है। तो आप अपने सामने मॉरिशस का मॉडल रखिए और महाराजगंज जिले को जो है, जैसे एक मॉरिशस देश डेवलप हुआ है ना, उस तरह से पूरे महाराजगंज की इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में बदल सकते हैं। क्योंकि अभी हम क्या है, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट हैं। आप यहाँ की चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करें। जब एक 12.5 लाख की आबादी वाला देश
और 50 किलोमीटर की क्षेत्रफल वाला देश दुनिया में डेवलपिंग कंट्री के रूप में आ सकता है। उनकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जो शुगर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो सकता है, सबसे अधिक एक्सपोर्ट करने वाला, जबकि गन्ना पैदा करने वाले और उसके जानकार हम यूपी से ही लेके गए थे मॉरिशस में, तो महाराजगंज भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो सकता है। आप यहाँ पे जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ या दुबई में भी जाता हूँ, तो जगह जगह मॉल में गुड़ होता है ना, गुड़ की पैकेजिंग करके वो 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया किलो, अगर बढ़िया सा शेप में करके अगर उसने गुड़ को पैक किया तो 200-250 रुपया किलो, अगर ऐसे खड़ा खड़ा पैक किया तो 100 रुपया, 150 रुपया किलो, सिर्फ गुड़ 200-250 रुपये किलो में वहाँ पे बिकता है। जबकि हमारे यहाँ गन्ने का प्रचुर भंडार है। हम चाहें तो छोटा छोटा गुड़ का कारखाना लगा के पैकेजिंग की इंडस्ट्री लगानी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, 1.5-2 लाख रुपए की पैकेजिंग की इंडस्ट्री होती है। पैकेजिंग की इंडस्ट्री अगर आप कर लें, गुड़ का प्रोडक्शन कर लें, तो राज्य सरकार भी है और बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ढूंढती रहती हैं कि सप्लाई कहाँ से मिलेगी, वो आपको कनेक्ट कर देंगे। आप जाके दुबई में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, क्योंकि अभी क्या है, सबको स्वास्थ्य की समस्या आ गई है, सब लोग डायबिटिक के पेशेंट हो रहे हैं, तो सब जगह ये हो रहा है कि आप ऐसा खाना खाइए जिससे बीमार ना हो। तो ऑर्गेनिक खाने की, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले खाने की ज़रूरत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, और गुड़ की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि खाने के बाद गुड़ खाने से खाना का पाचन अच्छा हो जाता है। तो ये पूरा महाराजगंज का जो बेल्ट है ना, 4 शुगर फैक्ट्री है यहाँ पे। क्यों है? एक तो घुगली में है, एक फरेंदा में है, एक निचलौल में है, एक सिसवा में। मोटा मोटी आप देखेंगे 4 शुगर फैक्ट्री है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गन्ने का सबसे अधिक जो है खेती होता है। अब गन्ने का एक फैक्ट्री लगाने में अगर 50 करोड़ 100 करोड़ लग रहा है, अगर वो आप नहीं लगा सकते तो गुड़ का तो काम कर सकते हैं, गुड़ आप बना सकते हैं, गुड़ का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप फूड इकोनॉमी पे काम करिए। सामने मॉरिशस कंट्री का मॉडल रखिए, उन्होंने कैसे अपने आप को आगे किया। उनकी इकोनॉमी का मॉडल भी एग्रो इकोनॉमी है, फिर टूरिज्म है, 2 है, एग्रो और टूरिज्म। हमारा पूरा जो महाराजगंज जिला वो भी एग्रो और टूरिज्म हो सकता है, क्योंकि हमारी पूरी ज़मीन जो है फर्टाइल है। तो गुड़ भी हो गया। गुड़ के अलावा जो बनकट्टी का मॉडल है, बनकट्टी और नासिक के किसान अलग, अरबपति, करोड़पति, अरबपति तक भी है, करोड़ छोड़िए अरबपति तक भी हैं, करोड़पति तक भी हैं, लखपति तो वहाँ बहुत छोटी है। तो हमारा बनकट्टी का जो बगल में मॉडल है सब्जी का, इस सब्जी को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। हम उनके साथ, आप अपने ज्ञान का और जो वहाँ का किसान है, दोनों को मैच कर दीजिए। किसान के पास ज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान है, या हो सकता है आपके पिता के पास वो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान ना हो, लेकिन आप यहाँ से पढ़ लिख के जाएंगे तो पापा को बोलेंगे, पापा देखिए मैं इसका स्पैन बढ़ा देता हूँ, आपके बिजनेस का मैं स्पैन बढ़ा देता हूँ और मैं प्रोडक्शन बढ़ा के इसको मैं ई-कॉमर्स के माध्यम से, या आप 1 बार 2 बार जो है आप मिडिल ईस्ट हो आइए, आप अफ्रीका में हो जाइए। अफ्रीका जो है सबसे अधिक चावल एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है इंडिया से, और जो यहाँ से चावल भेजा जाता है वो गुजरात के व्यापारी भेजते हैं। अब गुजरात के व्यापारी चावल कहाँ से खरीदते हैं? यूपी से। गुजरात में तो बंजर ज़मीन है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है नहीं, वहाँ तो सब इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन चावल कहाँ से खरीदते हैं? पंजाब से, यूपी से, बोडोलैंड से, बिहार से। वो हम ही से चावल कलेक्ट करके फिर वो गुजरात का व्यापारी जो है वो अफ्रीका से ऑर्डर लेता है, और गुजरात में जो समुद्र का किनारा है वहाँ से जो है चावल को एक्सपोर्ट कर देता है। वो काम आप भी यहाँ से चावल का एग्रीगेटर बन के वो राइस का एक्सपोर्ट आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको खाली 1 विजिट अफ्रीका के किसी भी कंट्री में जाके करिए, जैसे कीनिया में जाइए, नाइजीरिया में जाइए, 1 टाइम आपको विजिट करना है, या आपको मुंबई या गुजरात जैसे शहरों में जाके जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं उनका कॉन्टेक्ट ढूंढ के लाना है। एक बार आप ढूंढ के लाएंगे फिर आप अपनी चीज़ों को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप पता लगाइए आपकी महाराजगंज में किन किन चीज़ों की सबसे अधिक प्रोडक्शन हो सकता है। गुड़ का हो सकता है, राइस का हो सकता है, इन दोनों में आप एक्सपोर्टिंग कंट्री हो सकते हैं। और जब एक बार आप इसका एक्सपोर्ट करना चालू हो, सबकी इनकम बढ़ने लगी। आप इसको छोटा मत समझिए। आप 1 टन माल, खाली 1 टन मतलब 1000 किलो, शुरू में 1 टन माल भेजिए, 2 टन माल, पहले ही दिन आपको लाखों करोड़ों नहीं कमाई होगी, शुरू में 50,000 की कमाई होगी, लाख रुपए की कमाई होगी। लेकिन आपकी मार्केट में जब गुडविल धीरे धीरे बनती जाएगी तो आप एक्सपोर्टिंग स्टेटस में जब आ जाएंगे तो आपकी और आपके एरिया का जब नाम दुनिया के नक्शे पे होगा कि गुड़ कहाँ मिलेगा, गुड़ महाराजगंज में मिलेगा, ये वाला राइस कहाँ मिलेगा, ये महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में मिलेगा। तो जब आप अपने आप को बाजार के रूप में डेवलप करेंगे ना,
तब आपकी जो इनकम बढ़ेगी। तो आप पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बहुत ही रिमोट एरिया में, आप आज भी मॉरिशस से बेटर हैं क्योंकि आपकी आबादी 25 लाख है। आप आज भी मॉरिशस से बड़े हैं क्योंकि आपका जो है भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा है। आप आज भी मॉरिशस से बड़े हैं क्योंकि आपका सक्षम सरकार है यहाँ पे, दुनिया में आपका नाम। आप आज भी मॉरिशस से बड़े हैं क्योंकि आपके यहाँ सप्लाई चेन इंफ्रा, चारों तरफ समुद्र नहीं है, सप्लाई चेन इंफ्रा बहुत बढ़िया है। रेलवे है हमारे यहाँ, हवाई जहाज है, हवाई अड्डे। अगर आप खाली कोशिश करेंगे, सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो आप यहाँ की चीज़ों को बाहर भेज सकेंगे। तो आप सबसे पहले फूड इकोनॉमी, एग्रो इकोनॉमी, इस पे काम करिए कि हम ऐसी कौन सी चीज़ों को पैदा करें जो देश के बाज़ार में और देश के बाहर के बाज़ारों में बेच सकें। संकोच मत करिए, आप नेनुआ बेच सकते हैं, आप मिर्ची बेच सकते हैं। मैं नासिक में एक किसान के यहाँ गया, वो किसान का टर्नओवर 70 करोड़ है। आजमगढ़ का किसान है, नासिक में जाके खेती करता है। एक बार इलेक्शन में उसने, मैंने पूछा तुम्हारा कितना टर्नओवर, बोला 70 करोड़। तुम्हारे पास कितनी खेती है, बोला 10 एकड़। 10 एकड़ खेती वाला किसान 70 करोड़ की खेती करता है। मैंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, मैक्सिमम हम एक खेत से 5 लाख से 10 लाख रुपये ईयरली का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो तुम्हारा तो करीब 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो बोला पंकज जी, खेती करने के लिए और खेती का व्यापार करने के लिए ज़मीन का मालिक होना ज़रूरी नहीं है, हमको खेती करना आता है। और जो खेती नहीं करना चाहता उससे मैं खेत किराए पे ले लेता हूँ। तो मुझे अगर 70 करोड़ का टर्नओवर करना, आप कृषि व्यापारी बनिए, किसान मत बनिए, व्यापारी बनिए कृषि का। अगर मुझे कृषि का व्यापार करने आता है तो मुझे 1 एकड़ खेत हो या 20 एकड़ खेत हो या 50, कोई मायने नहीं रखता है। आप खेत किराए पे लेके आप अपना प्रोडक्शन करके आप विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो मिर्चे का खेती करता था, तो हम उसके मिर्चे की खेती देखने गए तो ऐसे लंबी लंबी क्यारी थी, तो उसमें 3 खेती एक साथ करता था। उसमें लोहे का एक ऐसे बनाया हुआ था जाल जैसा, तो उसमें वो लौकी बांध के रखता था, लौकी ऊपर जाके लटक जाती थी। और जो मिर्चा था, मिर्चे का पेड़ लगाता था, मिर्चा जब भारी होता था पेड़ तो उसको बांध के रस्सी से लटका के उसी लोहे पे टांग दिया था। और एक कोई और सब्जी लगाता था, एक ही खेत में 3 सब्जी एक साथ करता था। अब थोड़ा गैप क्यारी इसलिए बनाया था कि सिंचाई के लिए जो गाड़ी है ना, छोटी छोटी गाड़ियाँ पानी उन्हें डालने के लिए आराम से जा सके। तो बड़ी वैज्ञानिक ढंग से वो कम खेती में ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। इसलिए वो ऐसा ही नहीं कि उसको 100-150 एकड़ खेती चाहिए, वो कम एकड़ में 10 एकड़ तो खुद की थी और भी किराए पे लेके वो 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। उसका नाम आप गूगल में कभी कन्हैया निषाद करके है, देखिएगा। वो सबसे सफल, वो यहीं से जाके नासिक में 70 करोड़ का बिजनेस करता है। तो हमारे पास तो यहाँ सबसे फर्टाइल लैंड है, हम चारों तरफ नहरों से घिरे हुए हैं। हम अपने एग्रो इकोनॉमी का विस्तार, एग्रो बेस्ड एक्सपोर्ट कंट्री के रूप में उसकी चीज़ें मिडिल ईस्ट तक जाती हैं। वो जो चीज़ों का सब्जी उगाता है वो खाड़ी के देशों में भी एक्सपोर्ट करता है। तो हम सब्जी का व्यापार कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर का व्यापार कर सकते हैं, फूलों का व्यापार कर सकते हैं पूरे विदेश। अब तो शादी बड़ा महंगा हो गया ना, पहले शादियाँ सस्ती होती थी, अब तो शादी इतनी महंगी हो गई कि हर शादी में 4 लाख 5 लाख रुपए का फूल चाहिए। अगर थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास का है, और लोअर मिडिल क्लास का तब भी उसको 25,000 का फूल चाहिए। पहले वहाँ पर व्यापार कहाँ था? अब उतने फूल का पैदावार अगर आप अपने ज़िले में करेंगे तो आप जोड़ लीजिए कि निचलौल में ही कम से कम ऐसी 100 शादियाँ होती होंगी जो 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपये फूलों पे खर्चा कर सकती हैं। तो 2 करोड़ 3 करोड़ का व्यापार तो फूलों में सिर्फ निचलौल में है। ज़िले में आप देखेंगे तो 200-300 करोड़ का व्यापार हो जाएगा। और जब आप सिर्फ फूलों की खेती कर लेंगे तो हो सकता है कि दूसरे ज़िले से लोग आपसे खरीदने आए। एक फूल जो ऐसे हमारे घर के क्यारी में बर्बाद होता है, उसे 1 एकड़ की खेती में भी करके भी आप करोड़ों कमा सकते हैं। हाँ, आपको अपने क्षेत्र को बाजार बनाना पड़ेगा, सिंगल इक्का दुक्का करेंगे नहीं। आप ग्रुप बनाइए और बोलिए नहीं इस क्षेत्र को, ये पर्टिकुलर 20 गांव के एरिया को मैं इस प्रोडक्ट के लिए फेमस करूंगा, या इस ब्लॉक को मैं फूलों के नाम से बनाने की कोशिश करूंगा, इस ब्लॉक को मैं मशरूम की खेती के लिए बनाने के लिए फेमस करूंगा, ताकि बाहर से जब कोई ढूंढने आए ना, बाजार ढूंढने आता है, जैसे हमारे खरीदार हैं तो हम साहेबगंज में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें 10 दुकानों का चॉइस मिलता है। माल यहाँ नहीं पसंद आया तो इससे खरीद लूँगा, इससे, क्योंकि हर व्यक्ति खरीदने से पहले ना मिलान करता है, 2-3 दुकान 4 दुकान पे मिलान करता है तब खरीदता है। इसलिए आपको अपने ज़िले को और ज़िले से नीचे ब्लॉक को एक प्रोडक्ट का बाज़ार बनाना पड़ेगा कि यार हम इस ब्लॉक में आते, चलो इस ब्लॉक को फूलों के नाम से मशहूर कर देते हैं। दूसरा बोलता है हम तो चलो सिसवा ब्लॉक में आते, चलो इसको मशरूम की खेती के नाम से मशहूर कर देते हैं।
क्योंकि कोई भी खरीदार बाहर से आएगा तो चाहेगा वहाँ जाऊँ तो 10-15 खरीदार मिले। तो हर ब्लॉक को जो है आप लोग बाजार के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो जो यहाँ का नेचुरल एसेट है, एग्रो है, फूड है, उस पर काम करिए, उसमें व्यापार के अवसर ढूंढिए, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अवसर ढूंढिए, उसमें टेक्नोलॉजी के अवसर ढूंढिए और करोड़पति बनिए। अभी मेरा मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था 1 हफ्ता पहले। वो मैंने पोस्ट इसलिए डाला था कि मैं ये बताना चाहता था, मेरा किराएदार है पुणे वाले मेरे घर पे, वो आया है सूडान से। सूडान अफ्रीका का एक देश है। तो वो MIT बहुत फेमस कॉलेज है, वहाँ पढ़ने आया है। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम सूडान से सिर्फ पढ़ने आए हो, हम तो इंडिया में। तो बोला हाँ सर MIT में ग्रेजुएशन BA कर रहा, मतलब ग्रेजुएशन मतलब BA कर रहा। तो मैंने तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो बोला फार्मिंग। बोला बड़ा सरप्राइज, कौन सी फार्मिंग? बोला सोयाबीन का फार्मिंग। बोला क्या वहाँ फार्मर की इतनी इनकम होती कि अपने बेटे को विदेश में भेज के पढ़ा सके, वही मुंबई पूना जैसे महंगे शहर? बोला हाँ सर, हमारे पापा के पास इनकम है, वो खेती करके अपने बेटे को विदेश में पढ़ा रहा है। तो खेती में ताकत होती है। तो अपने को उस हीन भावना से निकालना है कि हमारे पिताजी खेती हैं। आपके पिताजी ने आपके लिए एक संपत्ति संजो के रखी है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के तहत आपको इस स्कूल में भेजा है पढ़ने के लिए, और वो जिम्मेदारी इन अध्यापक बंधु को दिया है कि हमारे बच्चों को जो रॉ है इनको एक संपत्ति में बदलो, एक मशीनरी में बदलो, ताकि ये इस ज्ञान का इस्तेमाल हम परिवार के बीच में, समाज के बीच में, गांव में बीच में करके हमारे आय का मल्टीप्लिकेशन करें। ये इनकी भी जिम्मेदारी है और ये आपके ऊपर भी आपके पिताजी की जिम्मेदारी है। तो इस क्षेत्र में जो है आप एग्रो एंड फूड इकोनॉमी में काम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, एक तो मॉरिशस का मॉडल हमने बताया, दूसरा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो इसके साथ 2 देश और आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान गड्ढे में चला गया, लेकिन बांग्लादेश जो है एक मॉडल के रूप में दुनिया में जाना जाता है। वहाँ 2 चीज़ बड़ी अच्छी है, माइक्रो फाइनेंस एंड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में बांग्लादेश को दुनिया में आदर्श के रूप में देखा जाता है। एक देश जो भारत से कट के बना है, वो टेक्सटाइल के रूप में भारत से भी आगे कैसे है, इस मॉडल का आपको अध्ययन करना चाहिए। वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का सप्लाई चेन, वहाँ घर घर महिलाएं जो है सिलाई कढ़ाई करती हैं, फिर वो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, फिर उसको सरकार कनेक्ट करके एक्सपोर्ट करती है। किसी भी बड़े कंपनियों को अगर कपड़ा सिलवाना होता है तो पूरा एक चेन बना है, हर घर में 10 सिलाई मशीन, 5 सिलाई मशीन आपको मिलेगा, और वो उस पर काम करते हैं और वहाँ से टेक्सटाइल जो है विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। ये हमारा महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट भी टेक्सटाइल पे नंबर 1 हो सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गीडा में टेक्सटाइल पार्क है या गुजरात में टेक्सटाइल पार्क है, वो चाहते हैं कि हमको सस्ता श्रम मिले। वो कपड़ा भी ला के देंगे, धागा भी ला के देंगे, आपको खाली सिलना है। उस बाज़ार से आपको कनेक्ट एक बार आप हो जाएंगे तो टेक्सटाइल में यहाँ रोजगार की बड़ी संभावना है। बहुत से यूपी बिहार के लोग गुजरात में जाकर टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाए हैं। वो कुछ नहीं, अगर आपका उनसे कांटेक्ट हो जाता है तो 20 सिलाई मशीन, 10 सिलाई मशीन का काम अपने घर पे औरतों को रख के करवा सकते हैं। और बड़ी बड़ी ब्रांड की कंपनियों में वही कपड़े जाते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं वो इस तरह से छोटे कारखानों में ही जो है बन के वो बड़ी कंपनियों में जाते हैं। 92 की बात बता रहा हूँ, मैं कानपुर में गया था, तो एक बिल्डिंग में मैं रहता था, तो ऊपर छत पे गया तो औरतें पेटीकोट सिल रही थी, धड़ाधड़ पेटीकोट सिल रही थी। मैंने पूछा कितना मिलता है कि पेटीकोट सिलने का, तो 50 पैसा मिलता था, एक पेटीकोट सिलने का 50 पैसा। मैंने बोला कितना सिल लेती हो, तो 150, 200 इतना पेटीकोट वो सिलती थी। तो उनको करीब 100 रुपया पर डे मिलता था, महीने का 3000 रुपया। 92 की बात बता रहा हूँ, 3000 रुपया महीना उनके लिए बहुत सफिशियंट था। तो पूरा बाजार क्या था, कपड़ों का बाजार था। कपड़ों के बाजार में जो साड़ियाँ खरीदते थे, साड़ी के साथ लोग पेटीकोट भी बेचते थे। तो पेटीकोट सिलवाने का ठेका वो औरतें ले लेती थी, 100-200 पेटीकोट सिलती थी और 100-200 रुपये पर डे कमाती थी। टेक्सटाइल में भी ऐसा काम हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो छोटे छोटे कपड़े सिलवाते रहते हैं। वो काम जो है आप यहाँ पे काम चालू कर सकते हैं, खास करके महिलाएं। मेरी पत्नी भी है, जब यहाँ से पढ़ के गई थी तो मैंने पूछा तुम क्या करती हो, तो मतलब किस तरह का स्किल है तुम्हारे पास। उसने बोला कि मैं सिलाई कढ़ाई मैंने सीखा है। बोला चलो ठीक है। उसको मैंने 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स कराया फैशन डिज़ाइनिंग का, और वो आज मुंबई के उस पर्टिकुलर एरिया में एक फैशन डिज़ाइनर के नाम से फेमस हो गई। अब आराम से 50-60 हज़ार रुपये महीना वो सिर्फ सिलाई कढ़ाई से कमा लेती है, अपने पैर पे खड़ा हो गई है। तो सिलाई कढ़ाई भी आना अपने आप में बड़ा स्किल है। लोग बड़े टेलर के पास नहीं जाना चाहते हैं, आपके पास आके काम करा सकते हैं।
इस स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं। टेक्सटाइल के फील्ड में काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। 10-10, 20-20 सिलाई मशीन का लड़का लड़की कोई भी मिलके अपना यूनिट डाल के वो गुजरात के मार्केट में उन कपड़ों की सप्लाई कर सकता है, बाहर के मार्केट में कपड़ों की सप्लाई कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टिचिंग का काम कर सकता है। तो ये टेक्सटाइल, आप बांग्लादेश का मॉडल पढ़ लीजिए, बांग्लादेश का मॉडल पढ़ेंगे तो आप बांग्लादेश की तरह यहाँ के लोग भी तरक्की करेंगे। हमें मुसलमानों से भी सीखना चाहिए। मैं अभी 2-3 महीने पहले मुझे जो है अपने बच्चे के लिए कैरम बोर्ड खरीदना था, तो मैं सोचा शॉप की जगह सीधे जहाँ कारखाने होते हैं, कारखाने वाले एरिया में चला गया। पूरा मुस्लिम मोहल्ला था और छोटे छोटे गाले में ना छोटा छोटा कारखाना है। तो वहाँ पे कोई कैरम बोर्ड बना रहा है, कोई छोटी छोटी गुलदस्ता बना रहा है। सबसे ज़्यादा जो कुटीर उद्योग है ना वो मुसलमान करते हैं, स्किल बेस्ड। हम शायद मजाक कई बार उड़ाते हैं, पंचर बनाते हैं, लेकिन वो भी स्किल है, कमाता तो है। छोटे सी स्किल से वो दिन का 200-300 रुपये कमाता है। तो हमें जो है स्किल बेस्ड हुनर में अगर मॉडल लेना है तो बांग्लादेश से मॉडल लीजिए। मुसलमान के स्किल वाली चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने यूपी स्किल डेवलप मिशन चलाया है, वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखा। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हम जानते हैं ना, जिसको हम कमाने के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, वो सिर्फ पैसा देती है कि आप नाम अच्छा सुझाएं, नाम सुझाने का 500-1000 रुपया। कुछ वेबसाइट ऐसी है जो कंटेंट लिखने का पैसा देती है, कंटेंट राइटिंग है। हम लोग शायद फेसबुक पे ऐसे कंटेंट लिख के उड़ा देते हैं, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में कंटेंट लिखने वालों की बहुत कमी है, भाषण लिखने वालों की बहुत कमी है। इंटरनेट का ज़माना है, हर साल चुनाव हो रहा है, लोगों को सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, उनका 5-5 फेसबुक की प्रोफाइल है, उस पर लिखने वाला आदमी चाहिए, ट्विटर की प्रोफाइल है, उस पर लिखने वाला चाहिए। आप अपने एजुकेशन का इस्तेमाल सोशल मीडिया ब्रांड मैनेजर के रूप में भी कर सकते हैं। आप आराम से 25 से 50 हज़ार ब्रांड मैनेजर के रूप में कमा सकते हैं। कम से कम एक लोकसभा चुनाव में 10 कैंडिडेट होते हैं, वो बाजार है। यहाँ 5 विधानसभा हैं तो कम से कम 50 कैंडिडेट हैं, वो है आपके पास एक बाजार है। 10 चेयरमैन हैं तो कम से कम 10-100 कैंडिडेट होंगे। 1000 के करीब जो है 1000-2000 के करीब सभासद लड़ते हैं। 4-5 हज़ार ग्राम प्रधान के कैंडिडेट हैं। कुल मिला के 10 से 12 हज़ार कस्टमर हैं। हर कस्टमर को अगर एक व्यक्ति सर्विस देगा तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये महीना। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो डिजिटल इंफ्रा हमको मिला, इस पर भी आप कमा सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा व्यापार। बड़ी बड़ी PR की कंपनियां करोड़ों रुपया कमाती हैं। हम अपनी कंपनी का PR मैनेजमेंट का काम 6 लाख रुपया महीना देते हैं। उसका काम क्या है? 2 या 3 प्रेस रिलीज डिजाइन करना, मतलब क्या लिखना है 2-3 पन्ने का, उतना ही अपनी एक्सपर्टीज में शब्दों का चयन कैसे करना है, उतने सर्विस देता है। दूसरा हमको बताता है आप ऐसे करिए ऐसे करिए, आपकी इमेज तब अच्छी बनेगी, आपकी इमेज तब अच्छी बनेगी। इमेज बिल्डिंग का काम, ये बहुत सारे नई एवेन्यू अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको मेट्रो में रहने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इंफ्रा इतना हमारे पास अवेलेबल है कि घर बैठे जो है हम सोशल मीडिया PR का काम कर सकते हैं। यूट्यूब अभी आपके पास आ गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रेया घोषाल को ही मौका मिलेगा गाने का। अगर आपके पास गाने का हुनर है, आपके पास खाने बनाने का भी हुनर है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, अपलोड करिए। यूट्यूब वाला जितना लाइक होगा उतना आपको पैसा मिलेगा, उनका क्राइटेरिया है। आपके अंदर कोई भी हुनर है। कई औरतें जो है ना खाली खाना खाते हुए भी कमाती हैं। देखो मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, वीडियो डाल रही हूँ। खाना भी एक स्किल हो गया है। बनाना तो अलग है, खाना खाना भी एक स्किल हो गया है। तो ये जो आपको YouTube या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला है ना, इसका भी इस्तेमाल करिए। ये भी आपको कमाने का एक अवसर दे। ये भी एक रोज का, पहले नहीं था। 5 से 10 साल पहले सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म नहीं था, YouTube का प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन आज के डेट में YouTube या आपका रील है, फेसबुक, ये भी आपके लिए कमाने का जरिया बन सकता है। घर बैठे जो है दिव्यकीर्ति, विकास दिव्यकीर्ति का नाम सुना आप लोगों ने? खान सर का नाम सुना है? खान सर तो हमारे आपके बीच के हैं, कोई बहुत बड़े अरबपति करोड़पति के तो नहीं हैं। दूर बैठा व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से स्टार बन सकता है। ये खान सर तो सबसे बड़े उदाहरण हो सकते हैं। आपके यहाँ की अंजलि है, अंजलि करके है ना कोई, उसको एक बॉम्बे में एक आदमी मिला रहे, आप निचलौल से, हम कहा अंजलि वहीं की है, मेरी पहचान अंजलि के नाम से हुई। एक अगर वो YouTube नहीं होता, अगर उसके अंदर वो टैलेंट नहीं होता, तो दूर देश बैठा आदमी कैसे अंजलि को जानता? तो हमारे पास एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है YouTube, फेसबुक, सोशल मीडिया। इसके थ्रू में भी हम बहुत सी चीज़ें कमा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने या नियति ने हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कमाने के लिए।
हमको इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि हमारी कमाने की नीयत होनी चाहिए। वो 10 रुपये का जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, वो माइंड सेट में होना चाहिए कि मुझे कमाना है, गंवाना नहीं है। अपनी जवानी मुझे खाली पढ़ने में नहीं गंवानी है। हम 25 साल के बाद, बाहर तो 22 साल का टारगेट है, 25 साल के बाद हम ऐसे युवा होने चाहिए जो अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करें। या तो पैसा कमा के कंट्रीब्यूट करें या अपने ज्ञान से कंट्रीब्यूट करें। प्रोडक्टिव होना चाहिए, लोड नहीं होना चाहिए। हमें वो पुराना मेंटालिटी निकाल के फेंकना है कि हम पढ़ते ही रहेंगे 25-30 साल तक पढ़ते ही रहेंगे। पढ़ने को एक समय पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। हमको बोलना नहीं अब मुझे पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी है। ये मेंटालिटी आपको लाना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। दूसरा जो है टेक्सटाइल मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया इंफ्रा बताया, एग्रो इकोनॉमी का एवेन्यू बताया, एमएसएमई का मॉडल। एमएसएमई बहुत नाम सुनते होंगे, एमएसएमई नाम सुनते हैं ना। व्हाट इज एमएसएमई? छोटे छोटे बिजनेस को हम एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई कैसे सक्सेस होता है, अगर इसका मॉडल अध्ययन करना हो तो चाइना मॉडल पढ़िए आप जाके। चाइना अपने आप को कैसे दुनिया में सक्सेस किया, मैन्युफैक्चरिंग हब बन के। वो पूरे दुनिया की फैक्ट्री बोली जाती है। तो महाराजगंज क्या उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री नहीं बन सकता? 4-5 आइटम में, सारे आइटम में नहीं, गुड़ के आइटम में, राइस के आइटम में, आर्ट क्राफ्ट के आइटम में। आप खाली विज़न बनाइए कि नहीं मुझे महाराजगंज ज़िले को इस मामले में उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री बनाना है या भारत की फैक्ट्री बनाना है। चाइना मॉडल आप जाइए इंटरनेट पे, हम यहाँ पे संकेत के माध्यम से बता रहे हैं क्योंकि 2 बजे के बाद का समय है। आप जाके घर में चाइना मॉडल को स्टडी करिए, वहाँ एमएसएमई छोटे छोटे उद्योगों के व्यापार के लिए क्या इकोसिस्टम है, वो कैसे बनाते हैं। उनके दिमाग में जब कोई प्रोडक्शन करते तो ये नहीं सोचते कि निचरोल से पैदा करके सिसोम और फरिंदा में बेचना है। जब भी वो कोई चीज़ बनाते तो उनको दिमाग में ये रहता है कि मैं दुनिया के लिए बना रहा हूँ। और वहाँ का इकोसिस्टम ऐसे है कि छोटे मोहल्ले में बनी हुई चीज़ें जो है सप्लाई चेन से कनेक्ट होते 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 पता चलता है कि अमेरिका चली गई, वहाँ से कनेक्ट होते 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 पता चलता है कि जापान चली गई। वो छोटा घर का छोटी फैक्ट्री वाले को नहीं मालूम कि किस देश में मेरा माल बिकेगा, लेकिन वहाँ का इकोसिस्टम ऐसा है कि वो चीज़ें एक्सेलरेट होते हुए धीरे विदेश चली जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर काफ़ी काम कर रही है। एमएसएमई के प्रमोशन के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिस पे आपके स्कूल ने कार्यक्रम कराया था, वो है ही है। कल या परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की कि छोटे छोटे वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बना रही है। हर ब्लॉक में छोटा छोटा वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज जब बन जाएगा तो बनकट्टी की सब्जी जो नहीं बिकने पर निचलोल की मंडी में फेंकी नहीं जाएगी, वो स्टोर होकर 10 गुने दाम पे दूसरे राज्य में या दूसरे देश में बेची जाएगी। तो जो चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग में आगे है बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन। उसके यहाँ फैक्ट्री के बाद फैक्ट्री के माल को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ है। वो कनेक्ट होते 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 विदेशों में जाता है। तो भारत सरकार ने भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बना दिया है, रेलवे के पास पूरा व्यवस्था है, रेलवे कनेक्ट करके ले जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जेवर में एयरपोर्ट बना रही है जहां कार्गो का पूरा एक हब बन रहा है, वो हम ही लोग बना रहे हैं। एक बार जेवर का एयरपोर्ट बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया के नहीं पूरे दुनिया का ग्रोथ इंजन बन जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ की जो है ना 10 गुने 20 गुने दाम पे बिकने लगेंगे, जो अभी हम मार्केट न होने के कारण, सप्लाई न होने के कारण, डिमांड न होने के कारण हम वहीं बाजार में औने पौने दाम पे बेच देते हैं। तो हमें चाइना का मॉडल स्टडी करना पड़ेगा अगर एमएसएमई में ग्रोथ करना। और छोटे छोटे धंधे पे काम करिए, कोई बहुत बड़ा व्यापार बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पूंजी चाहिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख में सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं 10 15 20 लाख में काम कर सकते हैं और आप अपने साथ 10 20 25 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और ये चीज़ इकट्ठा होकर राज्य सरकार जब सहयोग करती है, केंद्र सरकार सहयोग करती है, तो एक बड़े यूनिट के रूप में पूरा जिला दिख सकता है। तो आप जो है एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है अपने जिले का कैरेक्टर बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसी संबंध में ये जिलावार जीडीपी की गणना उन्होंने चालू किया। बेसिकली आसाम का मॉडल था ये। हर जिले के जीडीपी की गणना अलग अलग होगी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हर जिले के जीडीपी की गणना का स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। और आपके मैन्युफैक्चरिंग की तुलना दूसरे जिले के मैन्युफैक्चरिंग से होगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन बढ़ने के बाद जो है आपको भी लगेगा कि हमारे ज़िले में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, तब आपके अंदर उत्साह होगा कि हम भी जो है दूसरे ज़िले से कम्पीट करें और अपने जो जिले की जीडीपी बढ़ाने का काम करें। तो जिलावार जीडीपी की जो स्कीम आई है ये जो है उत्तर प्रदेश में जिले के अधिकारियों पर प्रेशर डालेगी कि आपको सारी सुविधाएं दें। सरकार ने पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है, चाहे प्रशासनिक मशीनरी का हो,
चाहे फंडिंग का हो, बहुत सारे मुद्रा लोन का स्कीम है, NSIC का स्कीम है जो MSME को देती है। 10 लाख से 20 लाख की पूंजी की कोई समस्या नहीं होनी है। MSME का आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप छोटा डेयरी से लेके, आप बकरी पालन से लेके, मुर्गी पालन से लेके किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं आप। ये जो छोटे छोटे प्लांट खांडसारी का मिल भी लगा सकते हैं थोड़ा बड़ा पैसा लगा के। तो सरकार के पास फंडिंग की भी पूरी व्यवस्था है, पॉलिसी की पूरी व्यवस्था है, सप्लाई चेन की भी पूरी व्यवस्था है। तो इन सारी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके पूरा जो एरिया है ना, आप ये डिप्राइव क्षेत्र से जो है रिच क्षेत्र में बदल सकते हैं। तो ये सारे रोजगार के अवसर जो आपके पास उपलब्ध है, खाली आपको थोड़ा सा क्या है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, उद्यमी होने की ज़रूरत है। पढ़कर कॉलर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पढ़ लिया अब मैं ये काम नहीं करूँगा, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बुरी आदत है ना, मैं पढ़ लिया मैं काम नहीं करूँगा। दुनिया में सफल उद्यमियों की कहानी पढ़िए, वो पढ़ने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना शर्म त्यागा। जब आप शर्म त्याग के कोई भी काम करने के लिए तैयार होंगे ना, तब जाके आप जो है अपने पैरों पे खड़ा होंगे। भारत का जब विभाजन हुआ तो पंजाबी जब लाहौर से आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, कोई भी छोटा काम करेंगे। आज पंजाबी सबसे सफल है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी झिझक, अपनी शर्म को उतार कर फेंका, किसी भी काम को करने में आपको शर्माना नहीं है। तो ये मंत्र मैं आज आपको दे के जा रहा हूँ। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कॉलर टाइट करना है, पढ़ने का मतलब ये है कि मुझे अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, अपने परिवार के लाइफ में ऐड करनी है, अपने समाज के लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है और अपने विज़न को बड़ा करना है। आप आज आपका 10 सिलाई मशीन जो है, अगर 10 बच्चे मिल के बनाते हैं तो 100 सिलाई मशीन की फैक्ट्री होती है, और अगर 20 बच्चे मिल के बनाते हैं 200 सिलाई मशीन की फैक्ट्री होती है। आप देखिए कितने बड़े फैक्ट्री के ऑनर हो गए। सहकारिता को अपनाइए, कोऑपरेटिव को अपनाइए, टीम बिल्डिंग करिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के 10-10 सिलाई मशीन से आप काम चालू करिए। 10-10 गाय आपस में बांट के, एक बड़ा किराया करके 10-10 गाय आपस में बांट के, छोटी छोटी पूंजी लगा के आप 100 गाय का डेयरी पालन कर सकते हैं। गाय के दूध के साथ पनीर, खोया, पता नहीं पता क्या क्या बेच सकते हैं, बहुत सी चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं। आप मुर्गी पालन जो है आप बड़ा सा कर सकते हैं। बकरी पालन में आप बकरी का उदाहरण देते हैं, बकरी का तो बाकी आपको तो मालूम है ना, बकरी के दूध की बड़ी डिमांड है। जब भी डेंगू फैलता है तो सब जगह लोग जो है बकरी के दूध ढूंढते हैं, प्लेटलेट जब गिरता है। और बकरी के दूध का कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। अगर आप ढूंढें कि बकरी के दूध की हम सप्लाई करें तो दुनिया में जो है सबसे अधिक बकरी के दूध की डिमांड है। महात्मा गांधी खुद बकरी का दूध पीते थे। आज के डेट में जिस तरह से जो है बीमारी बढ़ रही है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बकरी के दूध को अच्छा माना जाता है। ये अपने आप में खुला बाजार है। मतलब खाली आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, अपॉर्चुनिटी चारों तरफ फैली हुई है, आपको खाली दृष्टि डालनी है, उसको समाहित करना है, उसको वैल्यू चेन में बदल देना। यही सनातन अर्थशास्त्र का फार्मूला है। सारी चीज़ें फैली हुई हैं। मैं हर जगह एक उदाहरण देता हूँ। इसी उदाहरण के साथ जो है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 2:30 बज गया, बच्चे थक रहे हैं, एक उदाहरण के साथ जो है मैं समाप्त करूँगा। मेरी बुक एक सनातन अर्थशास्त्र, उसमें एक चैप्टर है पावर ऑफ 26 लेटर, जो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल भी आपने देखा होगा, 26 शब्दों की ताकत। इसका लब्बो लुआब ये है कि कोई भी किताब उठा लीजिए, कोई भी साहित्य उठा लीजिए, दुनिया की कोई भी साहित्य उठा लीजिए जिसपे नोबेल पुरस्कार मिला हो, जिसपे पुलित्जर पुरस्कार मिला हो, या कोई एक सड़क पे मिलने वाला साहित्य वो उठा लीजिए। किसी भी साहित्य की किताब में ए से जेड के बीच जो 26 लेटर है, इसके अलावा 27वां लेटर आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा? ए से जेड के अलावा और कोई शब्द मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यानी उस 26 लेटर को रीअरेंज करने वाला 100 रुपये में किताब बेचता है, उसी 26 लेटर को रीअरेंज करने वाला 1 करोड़ में किताब बेचता है। सबके पास वही 26 लेटर। हमारे पास वो हुनर और कला होना चाहिए। भगवान ने हमको समान शक्ति दे के भेजा है, समान अवसर भी दिया। आपको स्कूल में पढ़ा रहे तो समान अवसर भी दिया, हम भी यहीं से पढ़ के गए हैं, सब कुछ आपको समान दिया। अब आपके ऊपर है कि 26 लेटर को आप उस अरेंज करके आप 100 रुपये की किताब बना के बेचते हैं या 1 करोड़ की किताब बना, ये आपके ऊपर है। उस कला को आपको डेवलप करना है। अगर आप उपलब्ध संसाधनों से बढ़िया संयोजन करेंगे तो हो सकता है नोबेल पुरस्कार पाएँ, और उपलब्ध संसाधनों से औसत करेंगे तो हो सकता है उससे छोटा पुरस्कार पाएँ। एकदम बेकार संयोजन करेंगे हो सकता है आपकी किताब ना बिके। सारी चीज़ें आपके पास है, आपको खाली अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने हुनर को अरेंज करना है, अरेंज करके उसको वैल्यू फॉर्म में बदलना है। किसी भी चीज़ की भगवान ने, समाज ने किसी भी चीज़ की कमी आपके पास नहीं की है। आप स्वस्थ हैं, आप अपनी आँख से देख पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, ये अपने आप में पर्याप्त है कि भगवान ने आपको सब दिया है। नहीं तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये नहीं है, तब उनको पता चलता है।
अगर आप इन सब चीज़ों से लैस हैं, यानी आपके पास सारी क्षमता है, जब एक पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वाला दुनिया में सबसे बड़ा उद्योगपति रिलायंस धीरू भाई अंबानी हो सकता है, तो आपकी पोजीशन उससे बेहतर है। आपकी पोजीशन धीरू भाई अंबानी से बेहतर है। आप धीरू भाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी पढ़िए, ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़िए जो छोटे से बड़े गए हैं, तब आपको उनको संघर्ष की कीमत पता चलेगी। वो सिचुएशन में आप आज उनसे बेहतर हैं, यानी अगर उस स्ट्रेटजी से और उस एक्सेलरेशन से आप काम करेंगे तो आप धीरू भाई से भी आगे जा सकते हैं। कम से कम आप उस व्यक्ति से तो बेहतर है ना जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता हो। आज आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उस सिचुएशन पे तो नहीं है ना कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेच रहे हैं आप, वो भी डब्बे में भर रहे हैं। तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वाला जब दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। बस आपको अपने हुनर को पहचानना है, आपके निर्णयों में कोई गलती नहीं करनी है, सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ना है और अपने लाइफ को एक्सेलरेट करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ी तेज गाड़ी इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि 1:45 बजे के बाद जो है सबको भूख लगा रहता है, तो बच्चों का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद जो इतने ध्यान से आपने सुना है, और उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना है वो निश्चित तौर पे अपने स्थानीय स्तर पर ही कोई ना कोई व्यवसाय या रोजगार जरूर चुन लेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आप और आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये है और ध्यान से सुनना, जितना ध्यान से सब कुछ सुन रहे हो, हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हो, फिर भी कि अगर ये है तो ये सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। बस इसी बात पे दुनिया से जिम्मेदारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से होड़ लूंगा, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। अब बिल्कुल ऐसे शांत हो जाओ कि जैसे हो नहीं। आगे कार्यक्रम में बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, हालांकि आपने बहुत बेहतरीन सुना, तो एक बार अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए। आपसे ज़्यादा उपराचार्य ध्यान से सुन रहे थे, एक बार इनके लिए भी बजा लीजिए। अब बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कार्यक्रम के अगले तरफ चलते हैं। और अगर आपके मन में सर की बात सुनने के बाद कुछ संदेह रह गया हो या कुछ सर से जानना चाहते हो, तो आप अपनी जगह से खड़े होकर के सवाल पूछ सकते हैं। लेफ्ट से आप अपनी जगह से हाथ उठाइए, आपके पास मेकअप पहुंच जाएगा। अगर कोई सवाल करना चाहता हो, कॉमर्स के भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि काफी सबसे ज्यादा होने से रिलेटेड था, तो आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपने सवाल नहीं किया तो मुझे लगेगा कि आपने जिज्ञासा कम है, आपने सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि जी को कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और ये सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का यूनिट सरस्वती ने भी। अनुराग सर कुछ सवाल करना चाहते हैं सर आपसे। नहीं, माइक ले लीजिए सर, बच्चे भी तो सुने आप क्या जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा क्या है। तो जो क्रिप्टो से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन था कि अभी तो मतलब प्रोजेक्ट सिनेरियो में काफ़ी हाइक है इसका, तो क्या मतलब इसमें इन्वेस्टिंग अच्छा है या नहीं, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो रहा है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैंने बहुत सारा आर्टिकल लिखा है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दे रहे। इसलिए अच्छा नहीं है कि इसके पीछे एक तो अंडरलाइंग एसेट नहीं है, एक तो एक करेंसी नहीं है। पहली बात तो इसने छद्म नाम ले लिया करेंसी। करेंसी का मतलब होता है कि 100 रुपया जो आज आपकी जेब में है, 10 साल बाद भी 100 रुपया ही रहेगा, 101 रुपया नहीं रहेगा। करेंसी का मूल्य समय के हर पड़ाव पे समान रहता है। नहीं, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों अलग अलग चीज़ है। नहीं, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो नाम है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो एसेट है। किसकी?
क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद के कंसेप्ट के खिलाफ है। जब हम राज्य के रूप में स्थापित हुए ना, अलग अलग देश बना, तो देश को चलाने में सबसे मेन काम करेंसी है, और करेंसी का मालिक कौन होता है? उस देश की सरकार। और सरकार के हाथ से अगर करेंसी की शक्ति निकल गई तो कंट्री डूब सकती है। क्यों हम बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान का पैसा यहाँ नहीं आना चाहिए, या नकली नोट से क्यों हम भागते हैं? क्योंकि सरकार की परचेजिंग पावर, सरकार का करेंसी पावर जब खत्म होगा तो सरकार कोलैप्स हो सकती है। तो दुनिया की कोई भी सरकार जो है वो करेंसी के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि राष्ट्र की अवधारणा के खिलाफ है, ये राष्ट्र के बॉर्डर को तोड़ता है। फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि नेशन थ्योरी ख़त्म हो जाए फ्यूचर में, पूरा दुनिया एक परिवार हो जाए, पूरे दुनिया की एक सरकार हो, तब क्रिप्टो करेंसी चल जाएगा। लेकिन जब तक देश की सीमाएं हैं तो तब तक कोई भी सरकार क्रिप्टो को छूट नहीं देगी, जब तक कि उसके पीछे अंडरलाइंग एसेट ना हो और उस पर्टिकुलर सरकार की उसके ऊपर कोई गारंटी ना हो। कोई सरकार इसका मालिक है ही नहीं। ये तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई सरकार मालिक नहीं है। पीछे ट्रांजैक्शन होता जा रहा है, उसकी हिस्ट्री बनती जा रही है, हिस्ट्री का चेन बनता जा रहा है, वही उसका जो है विश्वास का वो है फंडामेंटल। सरकार की कोई गारंटी नहीं है, जबकि करेंसी में होता है। इसलिए क्रिप्टो आज के डेट में बहुत रिस्की है। फ्यूचर में अगर बॉर्डर नेशन थ्योरी खत्म होगा तब क्रिप्टो का भविष्य, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो का भविष्य है। गांधी सवाल का नंबर करता हूँ। जैसे आज आपने अपना ये बहुत ही कॉम्पोनेंट समझ लिया है, और हमारे यहाँ के छात्रों को जो आपने ये उदाहरण की है बिजनेस के स्वरूप में कि आप अपने लोकेलिटी में जो भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अभी आपने जो बताया कि मान लीजिए अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस के रूप में एक रिलेशन और इन्वाइस करके एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिलेशन और इन्वाइस जो एक क्राइटेरिया है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर मैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, बाहर भेजता, जैसे आपने भी बताया कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट के तौर पे अपने बिजनेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्वाइस और जो प्रोसेस है इसकी क्राइटेरिया भी बहुत है। इसकी क्या इसकी क्राइटेरिया है जो सरकार ने लागू की है, ठीक है। अगर कोई ठीक है मिनिमम क्राइटेरिया से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको ये लगता है कि सर उसकी बिजनेस में कोई असर पड़ेगा सिस्टम? बिजनेस में क्या? उसके बिजनेस में जो मिनिमम क्राइटेरिया से मिनिमम मनी से कॉस्ट अगर अपनी बिजनेस को स्टार्ट करता है, जैसे आपने भी बताया कि आप अपने लोकेलिटी में 10,000 या 20,000 या जो आपके पास, ठीक है, उस प्रोसेस का कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि जो एक प्रोसेस सरकार का है, ठीक है, डिजिटल इन्वाइस का इसकी क्राइटेरिया उन्होंने 50,000 में दिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई मिनिमम कॉस्ट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा? देखिए क्या है कि सरकार जो नियम बनाई है रेगुलराइजेशन के लिए लाई है और ब्लैक इकोनॉमी को रोकने के लिए लाई है कि 50,000 से ऊपर का कोई माल आप बेचते हो विदाउट ई-वे बिल की बात कर रहे हैं ना, ई-वे बिल जीएसटी में 50,000 से ऊपर का कोई माल अगर आप किसी दूसरी जगह बेचते हैं तो ई-वे बिल से होना चाहिए, ताकि कई लोग क्या होता था हम माल बेचते थे लेकिन सरकार की निगरानी में नहीं रहता था। लोग जीएसटी की, पहले वैट की, उसके पहले सेल टैक्स की चोरी करते थे। तो सेल टैक्स की चोरी रोकने के लिए सरकार ने नियम लाया ताकि ट्रैक हो सके। 50,000 से नीचे को छूट दिया, 50,000 से ऊपर वाले को बोला कि भाई ई-वे बिल मतलब ट्रांसपोर्ट का प्रूफ भी चाहिए, ये ट्रक नंबर है, ये डिटेल है और ये गैप, तो मैपिंग भी हो जाएगा कि गाड़ी एक्चुअली यहाँ से वहाँ गया कि है कि नहीं गया, कि खाली गाड़ी नंबर लिख दिया है। तो कुल मिला के टैक्स की चोरी रोकने के लिए एक कानून लाया गया है। और आप धंधा कर रहे हैं अगर तो कंप्लायंस को मानना चाहिए। कंप्लायंस को चोरी करके आप बड़ा व्यापारी नहीं बन सकते हैं। जितने भी बड़े व्यापारी हैं या जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो टैक्स की चोरी करके नहीं है, नियम कानून से करेंगे तो आप बड़ा बनेंगे, चोरी छुपे करेंगे तो आप एवरेज या छोटे रहेंगे और हमेशा आपके ऊपर कानून का चाबुक रहेगा। आप बहुत बड़े व्यापारी बन भी जाएंगे, किसी दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, किसी दिन जीएसटी का छापा पड़ेगा, फिर सड़क पे आ जाएंगे। बेहतर है जब भी आप शुरू करें कानूनी तरीके से करें,
कानून के नियमों का फ़ायदा और कानून के नियमों का पालन करते हुए करे। भले ही 50,000 रुपये को उन्होंने नियम लगा दिया, लेकिन इससे सरकार जो है कम से कम ट्रैक तो कर पा रही है। और अगर एक ई-वे बिल भी बना दिए तो क्या दिक्कत है? अगर आपने एक ई-वे बिल भी निकाल दिया तो क्या दिक्कत है? कंप्लायंस से नहीं भागना है। जो मुंबई गुजरात के व्यापारी है ना, वो कंप्लायंस पे ध्यान नहीं देते, बोलते कंप्लायंस तो मेरा सीए देख लेगा, कंप्लायंस तो मेरा अकाउंटेंट देख ले। वो धंधे पे ध्यान देते हैं। अरे आज 50,000 का बेचा तो कल मुझे 5 लाख का बेचना है। आपको धंधे पे ध्यान देना, कानून पे ध्यान नहीं देना है। हम यही मात खा जाते हैं, कानून का लगते हैं खिलाफत करने। आप जिस हुनर में एक्सपर्ट उस पर ध्यान दो ना। बाकी का काम आप वकील रख लो, पैसा देके वकील से करा लो, अकाउंटेंट से करा लो, सीए से करा लो, वो आपका काम नहीं है ना, वो करेंगे, वो इसीलिए पढ़े। आपका काम है माल बेचना, माल बनाना, उधर भी फोकस करो। ये तो बाकी लोग आपके साथ खड़ा हो जाएंगे, सर्विस देकर अपना भी थोड़ा थोड़ा कुछ कमा लें। आपका काम है आप अपना काम करो, बाकी काम दुनिया करेगी। डरने का ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कानून आ गया, वो सब लोग इसी कानून में कमा रहे हैं। और किसी को आप अपना हाथ खड़ा करिए, हमें दिखाइए 5 मिनट। पूछने दीजिए। अच्छा, इसका प्रोसेसिंग स्लो है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट के रूप में उद्योग या व्यापार शुरू करने के लिए हमें फंड कैसे इकट्ठा करें? अच्छा, एक तो पहले स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का काम करिए। ये समय जीवन में बार बार नहीं आता है। इस समय आपके पास एक तो जीरो जिम्मेदारी है, किसी को कमा के खिलाना नहीं है। बहुत गोल्डन पीरियड होता है। भगवान जो 3 साल 4 साल 5 साल का टाइम देते हैं ना, गोल्डन पीरियड होता है। पहले आप इस पर खूब पढ़िए। पढ़ने के लिए अगर कोई साइड में कमाना, जैसे ट्यूशन कर लिया, कोचिंग कर लिया, ये सब करके आप कमा सकते हो। साइड में कमाने का कोशिश करिए। पढ़ने के समय धंधे का कोशिश नहीं, पढ़ाई कंप्लीट करिए तब बिज़नेस करने की कोशिश करिए। और 50,000 रुपये में भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, 10,000 रुपये में भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। मेरी बीवी का पहला इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये का था, सिलाई मशीन का, 50,000 रुपये महीने कमाती है। आज भी कुल मशीनरी का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम होगा 70,000 रुपये का होगा। 70,000 रुपये लगा के 50,000 रुपये महीने कमाती है। आप चले जाइए अपने मोहल्ले में किसी टेलर के पास, टेलर का इन्वेस्टमेंट कितना है? एक मशीन ही है ना, 30 से 40,000 रुपया है। आराम से 25-30,000 रुपया महीना कमाता है। 30,000 रुपये लगा के 3 लाख रुपया कमाता है, 10 गुना। तो डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस कौन सा करना चाहते हैं। आप मान लीजिए ये बकरी पालन करना चाहते हो, 4-5 बकरियों से भी तो आप व्यापार बढ़ा के 100 बकरी पे जा सकते हैं। वो आप धंधा कर सकते हैं। आप स्टेशनरी की दुकान कर सकते हैं, आप होम डिलीवरी की दुकान कर। एक हमारे निचलौल के ही बड़े वरिष्ठ हैं, 7-8 महीने पहले उन्होंने मैसेज किया, पंकज जी कोई बिज़नेस बताइए। उनकी उम्र हो गई। मैंने बोला भाई आप एक काम करो, बनकट्टी से सब्जी लाओ, निचलौल में घर घर होम डिलीवरी चालू कर दो। कि बोलो सुबह सुबह सबके घर में हम ताज़ी सब्जी बना के भेजेंगे, लिस्ट भेज दो, आप टिक कर दीजिए, सब्जी सुबह आपके घर में आ जाएगी। उन्होंने जो है बोला, शर्म लगी, उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक मेरा दोस्त है बॉम्बे में, वो किराए पे ज़मीन लेके 1.5 एकड़ पाल घर में सब्जी की खेती करता है, 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाता है। वहाँ से सब्जी ट्रेन में ला के अंधेरी में होम डिलीवरी करता है सब्जी की। आपको सब्जी में पैसा क्या लगाना है भाई? सुबह खेत वाले से बोलो कि भाई शाम को हम पैसा ला के देते हैं। आपको हो सकता है उधार पे एक दिन की सब्जी मिल जाए, या आप उसको 10,000 रुपये की सब्जी का पैसा दो, जाके मार्केट में 12,000-13,000 में बेचो, 2,000 रुपये पर डे कमाओ। डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अपना शर्म उतार के फेंकते हैं। जितना ज़्यादा आप शर्म उतार के फेंकेंगे ना, उतना मेहनत करेंगे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे अंडर में जब मेरी फर्म थी तो 50 लोग काम करते थे। जब मैंने अपना फूड ऐप ऑनलाइन लिट्टी चोखा का काम चालू किया, तो लिट्टी चोखा का काम करना भी माना जाता था बिहारी लोगों का काम है। मैंने खुद इंडिया में सबसे पहला लिट्टी चोखा ऑनलाइन बेचने का काम चालू किया। रात के 2 बजे तक मैं रोटी बेलता था। बाहर मेरे से मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेके आते थे, लेकिन अपनी फैक्ट्री में मैं समझो अचानक से क्या होता है, 9 बजे 10 बजे डिनर टाइम में अचानक से 40-50 ऑर्डर एक साथ आ गया। आदमी तो लिमिटेड है। उस क्लास के टाइम पे रोटी नहीं बेल पाता था, तो मैं रोटी बना के बेचता था। मैं खुद रोटी बना के बेचता था। जितने भी स्टार्टअप हैं, चाहे आप बॉक्सेट का आप स्टोरी पढ़ लीजिए, चाहे आप ये अभी इसका आया था फ्लिपकार्ट, क्या है किसका स्टोरी आई थी, ओयो की स्टोरी पढ़ लीजिए। जितने भी स्टार्टअप स्टोरी पढ़ लीजिए, वो छोटा से छोटा काम करने में कभी शर्माते ही नहीं है। चाय की चेन, चाय की दुकान भी एक बड़ा व्यापार हो सकता है। वो चायोस ने सिखाया।
सैकड़ों करोड़ की फंडिंग मिली है। चाय की दुकान का उसने बड़ा कैनवास, बड़ी तस्वीर खींच दी कि चाय की दुकान, एक दुकान से इतना लाभ, तो मैं 1000 दुकान खोलूँगा, इतना करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो सामने से पैसा लेने वाले लेके पहुँच गए, लो भाई तुम 200 करोड़ रुपया चाय की दुकान खोलो। कॉफ़ी कैफ़े डे वाले ने भी ऐसे किया था। जब कॉफ़ी कैफ़े डे का जन्म हुआ तो लोग कॉफ़ी की भी चेन बनती है कोई जानता ही नहीं था। बाद में उसको हज़ारों करोड़ की फंडिंग मिली, वो कॉफ़ी कैफ़े डे का चेन उसने खोला। तो हमारे सामने कॉफ़ी कैफ़े डे है, चायोस है, बॉक्सेट मेरा खुद का क्लाइंट है, उसको 150 करोड़ का फंडिंग मिला है। वो खाली खाना बना के बेचता है, 100-150 उसने चेन खोला है। हम सोचते हैं कि हम एक दुकान खोलें, यही दिक्कत होता है। हम सोचते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट खोलें। जो बड़े शहरों के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट नहीं, हम 10 रेस्टोरेंट खोलें। वो स्केल पे कमाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, एक ही दुकान से कमा लें। हमने जब उस लड़के को बोला कि आप फूड डिलीवरी की सप्लाई करिए, तो उसको लगा होगा 10, उसको ये नहीं लगा होगा कि ये 10 कल को 100 होगा, कल को 1000 होगा। फिर हमको चलते चलते रास्ता दिखाई देता है। कई बार हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, हम बोलते हैं एक लालटेन लिया है और लालटेन से आप 10 कदम चलेंगे तभी ना अगला 10 कदम दिखाई देगा। आप ये सोचेंगे कि मौका आपके पास घर चल के आएगा, तो नहीं आएगा। मौका बाज़ार में बिखरा पड़ा है, लेकिन आप जब चलते रहेंगे तो मौका 1, मौका 2, मौका 3, मौका 4 दिखेगा। घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठे रहेंगे तो कोई मौका आपके पास चल के आने वाला नहीं। आप चलते रहिए। कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे 2-3 दोस्त आपस में बात करते हैं, तब जाके कोई सलूशन समझ में आता है। आप बहुत टेंशन में बैठे हैं, सलूशन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 जब लोग बात करते हैं तो अचानक से सलूशन आ जाता है, यानी सलूशन है। अब हमने उस पर क्या किया, वर्कआउट नहीं किया, मंथन नहीं किया। तो हम जितना चलेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे विकल्प। तो सबसे पहला काम है कि आप कोई भी काम शुरू करिए, बहुत ज़्यादा किंतु परंतु की ज़रूरत नहीं है। आप साहस, बिजनेसमैन की पहली शर्त है साहसी होना। साहसी होइए, बिजनेस आपके दरवाजे पे आएगी। और चलते रहिए, रुकिए नहीं। आप अगर आपने एक बार साइकिल रोक दी तो आप भी रुक गए। ठीक है, आंसर मिला? थैंक यू सर। पहले तो प्रश्न पूछने के लिए कहना पड़ा है, अभी बहुत सारे लोग लाइन में हैं, लेकिन समय अभाव के कारण समाप्त कराती हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस समय अपने अपनी पड़ाव पे चल रहा है और आप सभी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और मैं ब्रजेश जी खाली 1-2 चीज़ बोल के मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अगर हमने आज के लेक्चर को थोड़ा फास्ट किया, लेकिन 2-3 चीज़ आपको बोला घर जाके स्टडी करिएगा। पहला, MSME के लिए आप चाइना मॉडल को पढ़िए, जाके गूगल में सर्च करके पढ़ लीजिए। टेक्सटाइल में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए आप बांग्लादेश का मॉडल पढ़िए। एग्रो में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए आप जो है मॉरिशस का मॉडल पढ़िए। ये 3 मॉडल पढ़िए, क्योंकि ये मॉडल जब पढ़ेंगे तब आपको नए नए ज्ञान मिलेंगे, नई नई चीज़ें पता चलेंगी। सरकार की बहुत सारी नीतियाँ एग्रो पे है, FPO है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आपको पता चले। ये 3 मॉडल पढ़िए और अपना विज़न पढ़ा करिए। ये एक चीज़ खाली आपको संकल्प लेना है कि अपने महाराजगंज ज़िले को हमको एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट में बदलना है। किस में बदलना है? एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट में बदलना है। हमको यहाँ से चीज़ों को दूर देश में भी निर्यात करना। ये खाली आप संकल्प ले लीजिए। आप चाहे गुड़ बना लीजिए, चाहे आप ये केला का खेती कर, कुछ भी कर लीजिए, आपके दिमाग में यही रहना है कि मुझे एक्सपोर्ट करना है। जिस दिन आप बड़ा संकल्प लेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप पीछे से ठीक होती जाएंगी। कि आप मुख्य अतिथि को अपूर्व स्मृति देकर उन्हें सम्मानित करें। आदरणीय प्राचार्य जी मिश्रा। आज ओशो सभागार में सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूनिट सरस्वती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज निचरौल महाराजगंज के इस ओशो सभागार में उपस्थित UPDF के चेयरमैन आदरणीय श्री पंकज गांधी जायसवाल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हमारे बहुत ही छोटे समय में
मैं आपको बुलाया था और बहुत ही व्यस्त थे आप, लेकिन फिर भी आज आपने मेरे आवाज़ को सुना और हमारे बच्चों को अपने अनुभव से लवरेज किया। निश्चित तौर पे मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सरस्वती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खड्डा बाजार कुशीनगर के प्राचार्य श्री दीपक मिश्र जी का, कि आप मेरे बुलावा पे अपने सारे कार्यक्रम को छोड़ के यहाँ पर आए। कल 15 अगस्त का दिन है, बहुत तैयारियाँ कॉलेज पे करनी थी, लेकिन फिर भी आप मेरे बुलावा को स्वीकार करते हुए आए। आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा परीक्षा नियंत्रक SDPG कॉलेज खड्डा श्री गौरव त्रिपाठी जी का, कि आप अपने समय में से बहुमूल्य समय निकाल के आज इस कॉलेज पे आए और हमारे बच्चों को देखे और जाने सुने। निश्चित तौर पे हमारे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस कॉलेज के उप प्राचार्य जी का, कि आपके नेतृत्व में बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम हुआ है। आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक विशेष आभार सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्षा श्री श्रीलता जी और उनकी टीम, प्रीति जी के साथ साथ पूनम जी, जितने लोग भी महिला स्टाफ हैं, मात्र 2 दिन में सभी व्यवस्थाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अरेंज किया है। आपके प्रति मेरा विशेष आभार है, सभी महिलाओं के प्रति। साथ ही साथ श्री ब्रजेश उपाध्याय सर 2 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किए हैं। आपके प्रति भी मेरा विशेष आभार है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी विभागाध्यक्ष, सभी हमारे सम्मानित शिक्षकगण, सभी कार्यालय के हमारे बंधु, सभी अनुचर वर्ग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस सत्र का पहला सेमिनार था और वो सफल रहा है। लास्ट में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने प्यारे छात्र और छात्राओं का, कि आप सभी ने बहुत ही शांति से पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। शांति से सुना है, एक भी शोरगुल नहीं किया है। निश्चित तौर पे अगर आपको आभार व्यक्त नहीं मैं करूँगा तो हमारी कमी होगी। आप सभी के प्रति विशेष आभार। आज देखिए, एक कार्यक्रम जो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो आपके विशेष ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। स्थानीय बाजार में युवाओं के लिए जो अवसर है, उस पर हमारे अनुज श्री पंकज गांधी जायसवाल जी, जो हमारे गुरु भाई भी हैं और हम लोग साथ पढ़े हैं, एक क्लास हम इससे सीनियर थे, और आज ये उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के प्रेसिडेंट हैं। और आपको बताऊं, इंडिया ही नहीं वरन बहुत सारे देश में इनका बुलावा आता है। अभी बहुत आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप एक बार फेसबुक पेज को लाइक करिए और देखिए, इनकी प्रोफाइल को खोलिए, कि आज हम सभी को गर्व है कि पंकज गांधी जायसवाल हम सभी के बीच में से पढ़ के आज इतने आगे बढ़े हैं, जहां से मुझे देखने पर गर्व महसूस होता है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कहें कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है। जब छोटा चीज़ सोचेंगे और उस कड़ियों को जोड़ते जाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और मेरी शुभकामना है कि आप भविष्य में निरंतर उन्नत करें, प्रोग्रेस करें और अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।